Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is pathophysiology of important diseases. Let's start from spina bifida occulta, meningocele, myelomeningocele, myeloschisis. These are the caudal neuroraphism. ठीक हो गया. These are caudal neural tube defects जो spinal cord को involve करते हैं, जबकि anencephaly is the cranial न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. तो जो आपका कॉर्डल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसमें जो कॉर्डल न्यूरोपोर है वो बंद नहीं हो पाता. रट्टा मार लेना, जो क्रेनियल न्यूरोपोर है वो 25वें दिन और जो कॉर्डल वाला 28वें दिन जाके बंद होता है. तो अगर क्रेनियल वाला बंद नहीं हो पाएगा तो कोई हमारा फोर ब्रेन नहीं होगा और आपका कैलवेरियम खोपड़ी खुली भी होगी. लेकिन अगर स्पाइना बाइफिडा होगा उसमें कॉर्डल न्यूरोपोर फ्यूज़ नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको मेनिंजोसील, मेनिंजोमाइलोसील डिफरेंट वेराइटीज़ देखने को मिल सकती है. होलोप्रोसेंसेफली में फोर ब्रेन नहीं बनेगा, फोर ब्रेन बनेगा लेकिन वो डिवाइड नहीं हो पाएगा. अब फोर ब्रेन इज कॉल्ड प्रोजेंसेफलोन. फोर ब्रेन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया सब कुछ बनाना है. नॉर्मली फोर ब्रेन ने दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होना होता है. अगर डिवाइड नहीं हो पाएगा तो सब चीज़ें एक एक होगी, दो में डिवाइड नहीं हो पाएगी. अब ये 3 to 4 वीक्स में होता है बिकॉज 3 to 4 वीक्स में न्यूरुलेशन होती है एंड दिस इज ड्यू टू सोनिक हेजहॉग जीन म्यूटेशन. रट्टा मारना SHH म्यूटेशन इज़ आल्सो ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी. लिसेंसेफली में क्या होता है कि न्यूरॉन्स माइग्रेट नहीं कर पाते. नॉर्मली जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके पास सल्काई और गायराई होते हैं, लेकिन ये सल्काई गायराई नहीं होंगे. दिस इज कॉल्ड लिसेंसेफली. आर्नोल्ड कियारी मैलफॉर्मेशन टाइप 1 में सिर्फ एक ही चीज़ हर्निएट कर जाएगी, इन्फीरियर टू द फोरामेन मैग्नम. लेकिन टाइप 2 के अंदर दो चीज़ें हर्निएट करेगी, सेरिबेलम और मेडुला. सेरिबेलम का भी वर्मिस और टॉन्सिल्स. और आर्नोल्ड कियारी मैलफॉर्मेशन टाइप 1 इज एसोसिएटेड विद एक डिजीज़ होती है, दिस इज कॉल्ड सिरिंगोमिलिया. लेकिन जो टाइप 2 होती है दिस इज एसोसिएटेड विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस. डेंडी वाकर मैलफॉर्मेशन में फोर्थ वेंट्रिकल इन्वॉल्व होता है. इसमें सेरिबेलर वर्मिस नहीं बनेगा और जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसकी सिस्टिक इनलार्जमेंट होती है. इन शॉर्ट सेरिबेलम नहीं बन पाता और इसको ऑक्यूपाई कर लेगा फोर्थ वेंट्रिकल. क्लियर, ठीक हो गया. और फाइनली इसमें भी कौन सा हाइड्रोसेफलस होगा, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस. नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि वेंट्रिकल्स कैन नॉट कम्युनिकेट विद द सबरेक्नॉइड स्पेस, ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. और स्पाइना बाइफिडा भी होगा. सिरिंगोमिलिया में फ्लूइड फील्ड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल कैविटी. अगर ये फ्लूइड फील्ड ग्लायोसिस लाइंड कैविटी हो जाए और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, दिस इज कॉल्ड सिरिंगोमिलिया. दिस इज एसोसिएटेड विद आर्नोल्ड कियारी मैलफॉर्मेशन टाइप 1 और इन्फेक्शन से, ट्यूमर, ट्रॉमा से भी हो सकती है. एंड दिस डैमेजेस द बायलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक. जब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज होते हैं तो अपर लिम्ब के अंदर पेन, टेम्परेचर सेंसेशन चली जाएगी. नेक्स्ट इज गर्ट्समैन सिंड्रोम. गर्ट्समैन सिंड्रोम में डोमिनेंट पेराइटल कॉर्टेक्स डैमेज होगा. पेराइटल कॉर्टेक्स डोमिनेंट होता है या नॉन डोमिनेंट होता है. डोमिनेंट लेफ्ट वाला होता है, नॉन डोमिनेंट राइट वाला होता है. अगर डोमिनेंट वाला डैमेज होगा तो एग्राफिया, आप राइटिंग नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं कर पाते, फिंगर एक्नोशिया हो जाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, लेफ्ट राइट डिसओरिएंटेशन हो जाती है. लेकिन अगर राइट साइड का डैमेज हो जाए, दिस इज कॉल्ड हेमी स्पेशियल निग्लेक्ट सिंड्रोम, कि वो एक साइड को ही इग्नोर कर देगा. क्लोवर ब्यूसी सिंड्रोम में ए मैगडेला की लीजन होती है, दिस इज आल्सो सीन इन हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 एंसेफलाइटिस. इसमें क्या होता है कि हाइपर ओरैलिटी, हाइपरफेजिया, हाइपरसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है. इसके बाद नेक्स्ट इज पेरिनॉइड सिंड्रोम. पेरिनॉइड सिंड्रोम में डोर्सल मिड ब्रेन की लीजन होती है. इसमें जो आई बाल होगी ना अप और डाउन मूव नहीं कर पाती, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल निस्टैग्मस कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन निस्टैग्मस देखने को मिलता है. एंड दिस इज ड्यू टू पाइनियल ग्लैंड ट्यूमर, पी से पाइनियल, पी से पेरिनॉइड. नेक्स्ट इज सेरिब्रल एडिमा. ये ब्रेन पैरेन्काइमा में फ्लूइड एक्युमुलेशन है और जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा. अब ये एडिमा दो तरह का होता है, साइटोटॉक्सिक या वेजोजेनिक. साइटोटॉक्सिक में क्या होता है, इंट्रा सेलुलर एडिमा, वेजोजेनिक में एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा. अब साइटोटॉक्सिक एडिमा ड्यू टू ऑस्मोटिक शिफ्ट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा या वेजोजेनिक एडिमा ड्यू टू इंक्रीज परमिएबिलिटी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. अब जो साइटोटॉक्सिक एडिमा अर्ली इस्कीमिया की वजह से होता है, इंपॉर्टेंट है, अर्ली इस्कीमिया. अर्ली इस्कीमिया लीड्स टू साइटोटॉक्सिक एडिमा, लेट इस्कीमिया रिजल्ट इन वेजोजेनिक एडिमा. कैसे रट्टा मारना है, ई से अर्ली, सी पहले आता है ना तो इसमें अर्ली इस्कीमिया और वी बाद में आता है तो लेट इस्कीमिया. इसके अलावा साइटोटॉक्सिक एडिमा हाइपर अमोनीमिया की वजह से हो सकता है, दिस इज seen in case of hepatic encephalopathy या syndrome of inappropriate ADH. जबकि वेजोजेनिक एडिमा लेट इस्कीमिया, ट्रॉमा, हैमरेज, इन्फ्लेमेशन और ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है. ठीक हो गया, इसका निमोनिक है हिट.
हैमरेज, इन्फ्लेमेशन, ट्यूमर, ट्रोमा। एफेजिया में लैंग्वेज प्रोडक्शन या कॉम्प्रीहेंशन का मसला होता है। इट इज़ ड्यू टू स्ट्रोक इन डोमिनेंट या लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक हो गया। अब इसमें वर्निकीज एरिया इन्वॉल्व हो सकता है या ब्रोकाज एरिया। जो वर्निकीज एरिया होता है वो पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है, जबकि ब्रोकाज एरिया फ्रंटल गायरस में होता है। वर्निकीज डैमेज होगा तो पेशेंट को फ्लुएंट रिसेप्टिव एफेजिया या सेंसरी एफेजिया होगा, जबकि फ्रंटल गायरस में ब्रोकाज एरिया उसको बोलेंगे एक्सप्रेसिव एफेजिया या नॉन फ्लुएंट एफेजिया या मोटर एफेजिया। नेक्स्ट इज लॉक इन सिंड्रोम। लॉक इन सिंड्रोम में हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट चली जाती है, रट्टा मारना, वर्टिकल आई मूवमेंट। पेरिनॉइड सिंड्रोम में हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट आर सीन इन केस ऑफ लॉक्ड इन सिंड्रोम। लॉक इन सिंड्रोम, बंदा लॉक हो चुका है, सारी मूवमेंट चली गई है। दिस इज स्ट्रोक ऑफ बेसिलर आर्टरी। नेक्स्ट इज लैटरल पोंटाइन स्ट्रोक। दिस इज अ स्ट्रोक ऑफ आइका, और आइका में रट्टा मारना फेशियल नर्व के पास से आती है। और लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम या वेलेनबार्ग सिंड्रोम, इसमें पीका आती है, इसमें 9वीं 10वीं 11वीं नर्व आ जाती है। और मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का स्ट्रोक होता है और इसमें 12वीं नर्व आती है। मैं लिख देता हूँ, 7वीं इसमें, 9वीं 10वीं 11वीं इसमें और 12वीं इसमें। नेक्स्ट इज न्यूनेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज। दिस इज सीन इन केस ऑफ प्री मेच्योर बेबीज़। अब प्री मेच्योर बेबीज़ में क्या होता है कि जो ग्लायल फाइबर सपोर्ट है वो कम होती है, और इसके अलावा बीपी की ऑटो रेगुलेशन भी प्री मेच्योर इम्पेयर्ड होती है। प्री मेच्योर इन्फेंट में बीपी ऑटो रेगुलेशन नहीं हो पाएगी और फाइबर सपोर्ट कम होती है। वेंट्रिकल्स में ब्लीडिंग होती है। जर्मिनल मैट्रिक्स इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है। नेक्स्ट इज एपिड्यूरल हीमाटोमा। इसमें मिडल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर होता है ड्यू टू स्कल फ्रैक्चर ऑफ टिरियन, ल्यूसिड इंटरवल होता है। सब ड्यूरल हीमाटोमा में कॉर्टिकल ब्रीजिंग वेन रप्चर हो जाती है। अभी एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, हाई एनर्जी इम्पैक्ट सडन डिसेलेरेशन की वजह से, या जो क्रॉनिक वाला होता है माइल्ड ट्रॉमा बूढ़े लोगों में होता है जिनमें सेरिब्रल एट्रोफी होती है, या अल्कोहल ओवर यूज़ की वजह से हो सकता है, या शेकन बेबी सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इज सबरेक्टाइट हैमरेज। ये ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, रप्चर ऑफ बैरी एनोरिज्म विच इज कॉल्ड सेक्यूलर एनोरिज्म, या एवी मैलफॉर्मेशन की वजह से होता है। ब्लीडिंग इन CSF। इंट्रा पैरेन्काइमल हैमरेज सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से होता है, एंड द मोस्ट कॉमन साइट इज प्यूटामेन ऑफ बेसल गैंग्लिया फॉलोड बाय थैलेमस, पॉन्स एंड सेरिबेलम। अब इसके अलावा ये अमाइलाइट एंजियोपैथी की वजह से हो सकता है, एवी मैलफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, वास्कुलाइटिस की वजह से, ट्यूमर की वजह से, या किसी पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ था, आपने थ्रोम्बोलाइसिस कर दिया तो उसकी वजह से इंट्रा पैरेन्काइमल हैमरेज हो सकता है। फैंटम लिम्ब पेन, एक लिम्ब निकाल दिया है लेकिन उसकी जगह उसको पेन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फैंटम लिम्ब पेन। एम्पुटेशन के बाद क्या होता है कि जो प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है वो रीऑर्गेनाइज हो जाता है, वो उस लिम्ब की सेंसेशन लेना शुरू कर देता है जो मौजूद ही नहीं है। एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज कार्बामेज़ापिन। नेक्स्ट इज डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। इसमें जो ट्रॉमेटिक शेयरिंग होती है वाइट मैटर की, कि रैपिड एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होती है इन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, जिसकी वजह से वाइट मैटर ट्रैक्स डैमेज हो जाती है। और फिर क्या होगा, मल्टीपल पंक्टेट हैमरेजेस हो गए इन्वॉल्विंग द वाइट मैटर, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल इंजरी होगी। एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन जिसमें बंदा कोमे में चला जाता है। नेक्स्ट इज कंडक्शन एफेजिया। इसमें आर्कुएट फेसिकुलस डैमेज हो जाएगा, रिपीटिशन नहीं हो पाएगी। ग्लोबल एफेजिया में सारे एरियाज डैमेज हो गए, ब्रोकास भी, वर्निकीस भी और एंगुलर गायरस भी। एंगुलर गायरस नहीं आर्कुएट, एंगुलर गायरस नहीं आर्कुएट फेसिकुलस। क्लियर। इसके बाद है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में जो टेम्परेचर है वो 42 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आप स्वेट नहीं कर पा रहे, आप बॉडी को रिलीज नहीं, बॉडी में से हीट को रिमूव नहीं कर पा रहे। अब इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कन्फ्यूजन होगी, रेब्डोमायोलाइसिस होगी, जिसकी वजह से एक ही आई हो जाएगा, ARDS और DIC भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज माइग्रेन। माइग्रेन में क्या होता है कि आधे सर का दर्द है, इसमें जो आपकी जो मेनिंजीज है वो इरीटेट हो जाती है। ठीक हो गया, इरीटेशन ऑफ मेनिंजीज या ट्राइजेमिनल नर्व की इरीटेशन की वजह से, या ब्लड वेसल की इरिटेशन की वजह से। जब इरिटेशन होती है तो वेजो एक्टिव न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होते हैं, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस P, CGRP, कैल्सिटोनिन G रिलेटेड पेप्टाइड। नेक्स्ट इज पार्किंसन। पार्किंसन में सब्सटेंशिया नाइग्रा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से पिल रोलिंग ट्रैमर्स होते हैं। नेक्स्ट इज हंटिंगटन। हंटिंगटन इज अनदर ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन, CAG की रिपीट म्यूटेशन होती है इन द हंटिंगटन जीन, और इसका क्रोमोसोम नंबर 4 होता है। इसमें टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, और इसमें कॉर्डेट
ब्यूटामिन जिसको स्ट्राइटम कहते हैं उसकी एट्रोफी होती है। एसिटाइलकोलिन और गाबा की गाबा के लेवल्स कम होते हैं, डोपामिन के लेवल्स ज़्यादा होते हैं, और जब ब्रेन की एट्रोफी होगी तो उस जगह को वेंट्रिकल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्स वैक्यू वेंट्रिकुलोमेगाली। और इसमें न्यूरॉन की डेथ कैसे होगी? ग्लूटामेट ज़्यादा होगा तो वह NMDA रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और न्यूरॉन्स को डैमेज कर देगा। नेक्स्ट इज अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ में वाइड सेपरेट कॉर्टिकल एट्रोफी होती है, कॉर्टिकल एट्रोफी होगी और जो गायराई नैरो हो जाएगी, सल्काई वाइडेंड हो जाएगी। इसके अलावा जो ग्रे मैटर है उसमें सिनाइल प्लाक्स हो गए। सिनाइल प्लाक्स के अंदर बीटा अमाइलाइड कोर होती है एंड बीटा अमाइलाइड प्रोटीन इज अमाइलाइड प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड बाय द क्लीवेज ऑफ अमाइलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। नंबर 2 न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स होते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ इंट्रासेलुलर टाउ प्रोटीन। नेक्स्ट इज हिरानोबॉडीज जो कि इंट्रासेलुलर ईओसिनोफिलिक प्रोटीनेशियस रॉड्स होते हैं हिप्पोकैम्पस में। तो 3 चीज़ें रट्टा मारना, बीटा अमाइलाइड कोर एक्स्ट्रा सेलुलर में और सेल के अंदर न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स और हिरानोबॉडीज। नेक्स्ट इज फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। फ्रंटो टेम्पोरल लोब डीजेनरेट हो जाएगा जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं हो पाएंगे और बिहेवियर इनहिबिशन नहीं हो पाएगी, डिस इनहिबिशन होगी। वैस्कुलर डिमेंशिया में मल्टीपल आर्टीरियल इन्फाक्शन और क्रॉनिक इस्कीमिया की वजह से डिमेंशिया होगा। HIV में सब कॉर्टिकल एट्रोफी होती है, ब्रेन से नीचे वाले पार्ट को सब कॉर्टिकल कहते हैं, और डिफ्यूज ग्रे मैटर एट्रोफी होती है। ओके, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होता है एसोसिएटेड विद ड्यूरल वीनस साइनसिस स्टीनोसिस। के ड्यूरल वीनस साइनसिस में CSF की एब्जॉर्प्शन होनी होती है, तो अगर उनकी स्टीनोसिस होगी तो फिर ICP बढ़ जाएगा और ऑप्टिक नर्व कंप्रेस होगी तो उसकी वजह से पैपिली एडीमा हो जाएगा। हाइड्रोसेफलस 3 टाइप्स का होता है, कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग और नॉर्मल प्रेशर। जो कम्युनिकेटिंग है उसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट कर पा रहे हैं लेकिन एरेक्नॉइड विलाई CSF की एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? मेनिंजाइटिस के बाद एरेक्नॉइड विलाई की स्कारिंग हो गई है, क्लियर, और इसकी वजह से ICP ज़्यादा होगा, वंस अगेन पैपिली एडीमा और अनकल हर्निएशन हो जाएगी। नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या होता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज देखने को मिलती है जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते या फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। व्हाट आर द कॉजेज? कॉजेज स्टेनोसिस ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, कोलाइड सिस्ट ब्लॉकिंग द फोरामेन ऑफ मोंद्रो, या ट्यूमर है जिसने बंद कर दिया है। ठीक हो गया। नॉर्मल प्रेशर के अंदर ये इडियोपैथिक होता है, इसमें CSF का प्रेशर कुछ ही सेकंडों के लिए एलिवेट होता है। इसमें यह होता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो एक्सपांड करना शुरू कर देते हैं। तो वेंट्रिकल एक्सपांड करते हैं तो कोरोना रेडिएटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसकी वजह से वेट वोबली वैकी ये देखने को मिलता है, मतलब डिमेंशिया, एटेक्सिया, यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस देखने को मिलती है। एक्स वैक्यू वेंट्रिकुलोमेगाली, जब भी ब्रेन का टिश्यू कम होगा, ब्रेन की एट्रोफी होगी तो उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल में CSF ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन। इसमें CNS की डीमाइलिनेशन होती है, एक्सॉन डैमेज होते हैं। CNS की डीमाइलिनेशन MS के अंदर होती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डीमाइलिनेशन GBS में होती है। ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम के रैपिड ऑस्मोटिक चेंज के आपने क्या कर दिया, आपने हाइपोनेट्रीमिया को बहुत तेज़ी से ठीक कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्सोन्स की डीमाइलिनेशन होगी इन द पोंटाइन वाइट मैटर और पूरी बॉडी की पैरालिसिस आपको देखने को मिलेगी। एक निमोनिक है, फ्रॉम हाई टू लो योर ब्रेन विल ब्लो, योर फ्रॉम लो टू हाई योर पॉन्स विल डाई। अब ये क्या है ये मुझे समझा देना। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी AIDP, दिस इज अ वेरिएंट ऑफ GBS। तो इसमें क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है शवान सेल्स की जिसकी वजह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डीमाइलिनेशन होती है और ये भी मॉलिक्यूलर मिमिक्री को फॉलो करता है। रट्टा मारना, मॉलिक्यूलर मिमिक्री रूमेटिक फीवर में हमने पढ़ा था। ठीक हो गया। एंड इज ट्रिगर्ड बाय इनोकुलेशन या स्ट्रेस। नेक्स्ट इज चारकोट मैरीटूथ डिजीज। दीज आर द हेरिडेटरी पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसमें ऐसी प्रोटीन्स नहीं बन पाती जो कि नर्व्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करती है, हेरिडेटरी होती है। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकेनसेफलोपैथी। एक चीज़ रट्टा मारना कि ये JC वायरस की रीएक्टिवेशन की वजह से होती है। इसमें भी ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज होते हैं जिसकी वजह से CNS की डीमाइलिनेशन होती है। एंड दिस इज सीन आल्सो आ साइड इफेक्ट ऑफ नटालिजुमाब विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ MS। नेक्स्ट इज स्टर्च वेबर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, सोमैटिक मोज़ेकिज्म है। सोमैटिक मोज़ेकिज्म का मतलब है कि जो सोमैटिक सेल्स है कुछ बिल्कुल ठीक है कुछ बिल्कुल ख़राब है, उनमें एक्टिवेटिंग म्यूटेशन होती है GNAQ जीन के अंदर जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स के डेरिवेटिव ख़राब हो जाते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपने रट्टा मारना है कैपिलरी वास्कुलर
मैलफॉर्मेशन, ठीक हो गया, मतलब हीमेंजियोमा आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमास हो गए, लेप्टोमेनिंजीज में एंजियोमास हो गए, और एपीसेक्लरल हीमेंजियोमास हो गए, ग्लोकोमा वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी एडिनोमा। इसमें क्या होता है कि पिट्यूटरी का किसी एक सेल का हाइपरप्लेजिया होता है, मोस्ट कॉमनली प्रोलैक्टिनोमा होता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर हॉर्न इज मोटर हॉर्न, उसमें एसएमएन स्पाइनल मस्कुलर न्यूरॉन्स होती है। जब ये डीजेनरेट हो जाते हैं तो ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की असेंबली नहीं हो पाती। मतलब इन शॉर्ट कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन होती है। एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस में अपर और लोअर दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड दिस इज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस। नेक्स्ट इज टेप्स डोर्सालिस। इसके अंदर क्या होता है कि डोर्सल कॉलम और डोर्सल रूट उनकी डीमाइलिनेशन या डीजेनरेशन होती है। अगर डोर्सल कॉलम डैमेज होगा तो प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन नहीं हो पाएगी, सेंसरी एटेक्सी आपको देखने को मिलेगा। दिस इज सीन इन केस ऑफ टर्शियरी सिफिलिस या न्यूरोसिफिलिस। नेक्स्ट इज पोलियोमाइलाइटिस। इसमें जो पोलियो वायरस होता है पहले वो ओरल कैविटी में लिम्फोइड के पास जाता है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर ये आपके सीएनएस में जाएगा वाया ब्लड स्ट्रीम, और ये स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न को डैमेज कर देगा। वंस अगेन लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है। नेक्स्ट इज फ्राइड्रिच एटेक्सिया, अनदर ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन GAA, क्रोमोसोम नंबर 9 रट्टा मारना। फ्रैटेक्सिन जीन की म्यूटेशन होती है, दिस इज आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। तो जब ये प्रोटीन खराब है माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेंगे और 3 ट्रैक डैमेज हो गए, लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक, डोर्सल कॉलम और साथ में डोर्सल रूट गैंग्लिया। हर एक की वजह से स्पेसिफिक फाइंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की वजह से स्पास्टिक पैरालिसिस होगी, स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक से एटेक्सिया होगा, डोर्सल कॉलम से सेंसरी एटेक्सिया हो जाएगा, और डोर्सल रूट गैंग्लिया से लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट इज नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस। जब शोर होता है तो उसकी वजह से स्टीरियो सिलिएटेड सेल्स होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में, वो डैमेज हो जाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लॉस हो जाती है, दिस इज अनदर MCQ पॉइंट। लेकिन अगर किसी को सडन नॉइस एक्सपोजर है उसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट जाएगी, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है। प्रेस्बाइक्योसिस इज एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। इसमें जो हेयर सेल्स होते हैं एट द कोक्लिया बेस वो डैमेज हो जाते हैं। जो नीचे वाली सेल्स होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी को सेंस करते हैं, दैट इज़ वाई हाई फ्रीक्वेंसी लॉस हो जाती है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी प्रिजर्व रह जाती है बिकॉज लो फ्रीक्वेंसी एपेक्स पे कोड होती है। एज रिलेटेड बायलैटरल सिमेट्रिकल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है हियरिंग फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी के लिए। कोलिस्टीटोटोमा के अंदर मिडल ईयर के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम ग्रो कर जाती है। प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी इज ड्यू टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन पॉकेट, और सेकेंडरी इज ड्यू टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, और कुछ कंजेनाइटल भी हो सकता है। मेनिया डिजीज को बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। इसमें इनर ईयर के अंदर एंडोलिम्फ बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है वर्टाइगो, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और एक्यूट टिनाइटस और एयरफुलनेस देखने को मिलती है। हाइपरोपिया मायोपिया। हाइपरोपिया में आंखें कुछ आई टू शॉर्ट फॉर द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया एंड द लेंस, यानी जो लाइट है वो रेटिना से पीछे फोकस हो रही है, ठीक है, लाइट फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। जबकि मायोपिया में क्या है, कॉर्निया और लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ गई है और जो लाइट है वो रेटिना के इन फ्रंट फोकस हो रही है। हाइपरोपिया का ट्रीटमेंट क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, जबकि इसका कौन सा ट्रीटमेंट है, कन्वेक्स लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में आ जाते हैं। एस्टिग्मेटिज्म में कॉर्निया का एबनॉर्मल कर्वेचर होता है जिसकी वजह से डिफरेंट एक्सिस पर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव पावर देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज प्रेसबायोपिया, दिस इज एज रिलेटेड इम्पेयर्ड अकोमोडेशन। कैसे होती है, एज बढ़ती रहती है तो लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव विजन लॉस होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। पहले पेरिफेरल होती है फिर सेंट्रल विजन लॉस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ओपन एंगल ग्लोकोमा। ओपन एंगल में क्या होता है, एंगल ओपन होता है लेकिन ट्रेबिकुलर मैश वर्क में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। एंगल क्लोजर के अंदर एंगल नैरो या क्लोज हो जाता है। इट इज माइट बी ड्यू टू एनाटोमिकल एबनॉर्मेलिटी। फॉर एग्जांपल लेंस आगे की तरफ चला गया है जिसकी वजह से एक्वस फ्लो नहीं हो पाएगा थ्रू द प्यूपिल। पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेशर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से आइरिस कॉर्निया से अगेंस्ट पुश हो जाएगा, एंगल बंद हो जाएगा।
डायबिटिक रेटिनोपैथी में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है। जब ग्लूकोज ज़्यादा होगी तो रेटिनल वेसल्स की परमिएबिलिटी और ओक्लूजन हो जाती है, जिसकी वजह से माइक्रो एनोरिज्म, हैमरेजेस हो गए और रेटिनल न्यू वास्कुलराइजेशन होगी ड्यू टू क्रॉनिक हाइपोक्सिया। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में स्पैज्म, सेक्लोरेसिस और फिब्रिनाइट नेक्रोसिस होगी। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में सेंट्रल आर्टरी बंद हो जाएगी ड्यू टू एम्बोलिज्म। इट इज़ ड्यू टू कैरोटिड आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर जाइंट सेल आर्टराइटिस की वजह से भी हो सकता है। रेटिनल वेन ओक्लूजन में प्राइमरी थ्रोम्बोसिस होगा, ठीक हो गया, लेकिन जो आर्टरी है वेन ओक्लूड होगी थ्रोम्बोसिस की वजह से, आर्टरी बंद होगी एम्बोलाइजेशन की वजह से। प्राइमरी थ्रोम्बोसिस सेंट्रल रेटिनल वेन को ओक्लूड कर देगा। सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस एट एवी क्रॉसिंग, अगर और एवी क्रॉसिंग बनती है हाइपरटेंशन की वजह से, जिसकी वजह से ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज रेटिनल डिटैचमेंट। इसके अंदर न्यूरोसेंसरी रेटिना सेपरेट हो जाता है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम से, जिसकी वजह से लॉस ऑफ कोराइडल ब्लड सप्लाई गई तो हाइपोक्सिया और सेल्स डिजेनरेट कर जाएंगे। अब ये रेटिनल टेयर की वजह से हो सकती है, दिस इज कॉल्ड रेगमेटोजिनस, या ट्रैक्शन की वजह से हो सकती है, ये एक्सुडेटिव हो सकती है विच इज़ ड्यू टू फ्लूइड एक्युमुलेशन। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होती है फोटो रिसेप्टर और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम की। पेपिली एडिमा क्यों होता है? ड्यू टू रेस्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑप्टिक नर्व में एक्सोप्लाज्मिक फ्लो नहीं हो पाएगा, ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग होगी, ब्लरिंग हो जाएगी ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन। आरएपीडी में जो आफ्रेंट लिम्ब ऑफ प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है, दिस इज अ ऑप्टिक नर्व, तो रेटिना और ऑप्टिक नर्व की लीजन होगी तो उसकी वजह से रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हॉर्नर सिंड्रोम। इसमें लीजन्स होती है सिंपैथेटिक चेन की, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होती है वो डैमेज हो गई पोंटाइन हेमरेज में, या लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में, या स्पाइनल कॉर्ड लीजन अबव T1 लाइक ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम, या लेट स्टेज सिरेंजोमीलिया। जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होती है वो स्टीलिएट गैंग्लिया कंप्रेशन बाय पेनकोस ट्यूमर की वजह से हो सकती है, और थर्ड वाले कैरोटिड डाइसेक्शन की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट इज कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ये पिट्यूटरी ट्यूमर के मैस इफेक्ट की वजह से हो सकती है, कैवर्नस साइनस बंद हो गई है, कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला की वजह से हो सकती है, या कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो फेस की वेन्स हैं उनमें इमेशरी वेन्स लेके आती है ड्यू टू लैक ऑफ वाल्व्स इन ड्यूरल वीनस साइनसिस। डिलीरियम एक्यूट कन्फ्यूजन होती है सेकेंडरी टू द इलनेस लाइक सीएनएस डिजीजेज, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सब्सटेंस अब्यूज, मेटाबॉलिक, बहुत सारे इसके मिसलिनियस कॉजेज है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स इन एल्डरली पॉपुलेशन। शिज़ोफ्रेनिया में डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती होती है, सीरोटिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, डेंड्रिटिक ब्रांचिंग कम हो जाती है। डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या होता है? टाइप 1 होती है, अल्फा इंटरकलेटेड सेल हाइड्रोजन सीक्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। प्रोक्सिमल के अंदर बाइकार्बोनेट की रिअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाती, बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट होगा, वंस अगेन मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। टाइप 4 में हाइपरकलीमिक है, मतलब एल्डोस्टेरोन काम नहीं कर पा रहा, पोटेशियम ज़्यादा है, जब पोटेशियम ज़्यादा है तो अमोनिया सिंथेसिस इन पीसीटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? अमोनियम एक्सक्रीशन कम हो जाती है। क्लियर। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन होती है, जीबीएम डैमेज होगा, आरबीसी यूरिन में लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से डिसमॉर्फिक आरबीसीज, हीमाचूरिया देखने को मिलता है। और जब जीएफआर कम हो जाती है, ओलिगोयूरिया, एजोटीमिया, रेनिन ज़्यादा होगा, हाइपरटेंशन हो जाती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? पोडोसाइट डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से बैरियर ख़राब हो जाता है, प्रोटीन यूरिया होता है, एल्ब्यूमिन कम होगा, जिसकी वजह से हेपेटिक लाइपोजेनेसिस, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, लिपिड यूरिया होता है। एंटीथ्रोबिन 3 कम हो गया तो हाइपर कोआगुलेबिलिटी, आईजीजी लॉस होगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा। कुछ में दोनों कंबाइंड होती है, जीबीएम डैमेज होता है, आरबीसी भी गए, बैरियर भी गया, प्रोटीन यूरिया और हीमाचूरिया दोनों होते हैं। इन्फेक्शन रिलेटेड टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी विद कंसेप्टिव हाइपोकॉम्प्लीमेंट कम हो जाते हैं। एल्पोर्ट सिंड्रोम में टाइप 4 कोलेजन का डिफेक्ट होता है, एक्सलिन डोमिनेंट होता है, इरेगुलर थिनिंग एंड थिकनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ जीबीएम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो जाता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में आउटलेट इनकॉम्पिटेंस होता है, यूरिथ्रल हाइपर मोबिलिटी या स्फिंक्टर से काम नहीं कर पाता, जैसे ही एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा स्नीजिंग लिफ्टिंग से तो इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में डेट्रूजर मसल ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से अर्जेंसी बढ़ जाती है। ओवरफ्लो में इनकम्प्लीट एम्पटाइंग होती है, लाइक डेट्रूजर अंडर एक्टिविटी या आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, और जैसे ही ब्लडर फिल होगा तो लीक कर जाएगा। प्री रीनल एजोटीमिया में क्या होता है? रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, जीएफआर कम हो जाती है। इंट्रिंसिक में पैची नेक्रोसिस होती है, जिसकी वजह से डायबिटिस ट्यूब्यूल्स को बंद कर देगा, जीएफआर कम हो जाती है। पोस्ट रीनल में बायलैटरल
आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। एडनेक्सल टॉर्शन में ओवेरिन और फैलोपियन ट्यूब अपने लिगामेंट के अराउंड ट्विस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से वीनस लिम्फेटिक ब्लॉकेज होता है, एडीमा होगा, आर्टीरियल फ्लो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होती है। प्री क्लैम्शिया में हाइपरटेंशन होती है, जिसकी हाइपरटेंशन क्यों होती है? एबनॉर्मल प्लेसेंटल स्पाइरल आर्टरीज की वजह से। जब एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होती है उसकी वजह से वेजोकंस्ट्रक्शन इस्कीमिया होता है, हाइपरटेंशन विद प्रोटीन्यूरिया होता है। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम में सुपाइन पोजीशन की वजह से एब्डोमिनल एओर्टा और आईवीसी कंप्रेस हो जाते हैं, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, प्लेसेंटल परफियन कम हो जाती है। पीसीओएस के अंदर इंसुलिन ज़्यादा होती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस काम नहीं करेगा, एलएच एफएसएच रेशियो बढ़ जाती है, एंड्रोजन बढ़ जाती है, फॉलिकल्स की मैच्योरेशन कम हो जाती है और मल्टीपल ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, एनओव्यूलेशन होती है। फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, अगर कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करोगे, एक्सरसाइज करोगे या स्ट्रेस होगा, उसकी वजह से पल्सेटाइल जीएनआरएच सिक्रेशन कम हो जाती है, एलएच एफएसएच ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। वेरिकोसील में पेम्पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस में डायलेटेड वेन्स होती है, ड्यू टू इंक्रीज वीनस प्रेशर स्क्रोटम बढ़ जाता है, बैग ऑफ वार्म अपीयरेंस। मेथिमाग्लोबिनीमिया में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीडेज फॉर्म होती है ड्यू टू डेप्सोन, लोकल एनेस्थेटिक, नाइट्राइड्स। इसमें क्या होता है कि सैचुरेशन नॉर्मल होती है लेकिन सैचुरेशन कम हो जाती है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है? नॉर्मल होता है। डीवीटी के 3 होते हैं, स्टेसिस, हाइपरकोगुलेबिलिटी, एंडोथेलियल डैमेज, दिस इज विर्चुअल ट्रायड, ब्लड क्लॉट बन जाता है। सार्कोइडोसिस में हाइपरकैल्सीमिया क्यों होता है? क्योंकि नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा में मैक्रोफेजेस होते हैं, उनमें 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ जाती है, विटामिन डी एक्टिवेट होता है, कैल्शियम बढ़ जाता है। एआरडीएस में एल्वेलाई इंजर्ड होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, तो कैपिलरी एंडोथेलियम डैमेज होती है, वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोटीन रिच फ्लूइड लीक कर जाता है, जिसकी वजह से हाइलिन मेम्ब्रेन बन जाती है। नंबर 2, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होता है। जब पल्मोनरी एडिमा होगा तो कंप्लायंस कम हो जाती है, वी ओवर क्यू मिसमैच होगा, फाइनली हाइपोक्सिक वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी और पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। स्लीप एपनिया में क्या होता है कि सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर 10 सेकंड्स होती है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकती है या सेंट्रल हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या सेंट्रल के अंदर क्या है? रिस्पायरेटरी एफर्ट नहीं आ पा रही ड्यू टू सीएनएस इंजरी, टॉक्सिसिटी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ओपीआइड्स। एक सिंड्रोम होता है ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। ओबेसिटी की वजह से हाइपोवेंटिलेट करता है बंदा, सही से वेंटिलेशन नहीं कर पाएगा तो CO2 का लेवल्स बढ़ जाएगा।